स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर महावीर सिंह यादव आज आप लोगों को डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग के एप्लीकेशन उसके बारे में बताऊंगा और उस एप्लीकेशन के अंदर ग्रेटिंग के द्वारा दिए गए प्रकाश स्रोत के जो तरंग दैर्घ्य किस तरह से मेजर करते हैं, अर्थात मेजरमेंट ऑफ वेवलेंथ बाय ग्रेटिंग, तत् ग्रेटिंग द्वारा तरंग दैर्घ्य का मापन किस तरह से किया जाता है, इस पर अपना व्याख्यान देने वाला हूँ। तो ध्यान से सुनेंगे और यदि कोई दिक्कत आती है तो मेरे से समाधान कर सकेंगे। तो ग्रेटिंग के द्वारा तरंग दैर्घ्य का मापन करने के लिए सबसे पहले तो ग्रेटिंग की ज़रूरत होगी। दूसरे इंस्ट्रूमेंट जिसके सहयोग से ये काम करने वाले हैं तो उसके रूप में हमारे पास में रहेगा स्पेक्ट्रोमीटर। स्पेक्ट्रोमीटर की सहायता से और ग्रेटिंग की सहायता से प्रकाश की तरंग दैर्घ्य ज्ञात करते हैं। तो ग्रेटिंग द्वारा स्पेक्ट्रमी रेखाओं की तरंग दैर्घ्य का मापन ग्रेटिंग समीकरण पर आधारित होता है, जैसा हमने पहले निकाला था। इसके लिए इस समीकरण के अनुसार यदि तरंग दैर्घ्य लैम्ब्डा की स्पेक्ट्रमी रेखा के लिए n वेग क्रम के स्पेक्ट्रम में विवर्तन कोण थीटा है तो E प्लस बी साइन थीटा इक्वल टू n लैम्ब्डा, ये इसका क्या कहलाता है, ग्रेटिंग समीकरण कहलाता है। और इसी की सहायता से हम क्या निकाल देते हैं, लैम्ब्डा का मान निकाल देते हैं। लैम्ब्डा इक्वल टू क्या जाता है, E प्लस बी साइन थीटा अपॉन n, जहाँ E प्लस बी ग्रेटिंग अंतराल के रूप में जाना जाता है और इसकी जो कैलकुलेशन है वो ग्रेटिंग बनाने वाली जो कंपनी होती है या निर्माणकर्ता जो होता है उसके द्वारा दी गई प्रति इंच के अंदर दी गई संख्या अर्थात रेखाओं की संख्या के आधार पर इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल, यदि किसी 1 इंच के अंदर रेखाओं की संख्या 15,000 दी गई है तो ग्रेटिंग अंतराल E प्लस बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2.54 अपॉन 15,000 और दैट इज इक्वल टू 1.69 इंटू 10⁻⁻⁴ सेंटीमीटर। तो यहाँ ये ग्रेटिंग अंतराल हो जाता है। इस ग्रेटिंग अंतराल को काम में लेकर के और n स्पेक्ट्रम का कौन सा ऑर्डर है, कौन से ऑर्डर का स्पेक्ट्रम है, अर्थात प्रथम ऑर्डर का है, द्वितीय ऑर्डर का है, तृतीय ऑर्डर का है, कौन से ऑर्डर का स्पेक्ट्रम है, n का मान रख देते हैं, E प्लस बी का मान रख देते हैं। यहाँ बचता है थीटा। अब थीटा के मेजरमेंट के लिए स्पेक्ट्रोमीटर को काम में लिया जाता है। तो कैसे करते हैं, ग्रेटिंग से स्पेक्ट्रम प्राप्त करने और उसका अध्ययन करने के लिए वर्णक्रममापी अर्थात स्पेक्ट्रोमीटर का उपयोग किया जाता है। स्पेक्ट्रोमीटर के मुख्य रूप से 3 भाग होते हैं। एक भाग कहलाता है उसका दूरदर्शक कहलाता है, टेलीस्कोप जिसको बोल देते हैं। एक भाग होता है प्रिज्म टेबल होती है, अर्थात स्टैंड जिसके ऊपर प्रिज्म रख देते हैं या ग्रेटिंग काम में ले लेते हो ग्रेटिंग रख देते हैं। और जो तीसरा जो भाग होता है वो इसका कोलिमीटर होता है। तो कोलिमीटर जो होता है उस कोलिमीटर के जो सिरे पर स्लिट पर प्रकाश का स्रोत रख दिया जाता है। तो प्रकाश का स्रोत से आने वाली प्रकाश तरंगों को वो समांतर वो कर देता है। और टेलीस्कोप क्या करता है, टेलीस्कोप उन समांतर प्रकाश की किरणों को जो स्पेक्ट्रम होता है उस स्पेक्ट्रम को देखने के लिए काम में लिया जाता है, उसके अंदर
आईपीस लगा रहता है। तो सर्वप्रथम स्पेक्ट्रोमीटर के दूरदर्शक को समांतर किरणों के लिए समंजित कर समांतरित्र कोलिमेटर के सम्मुख लाते हैं। समांतरित्र के रेखा छिद्र को दिए गए प्रकाश स्रोत से आलोकित कर समांतरित्र को दंड चक्र द्वारा इस प्रकार समंजित करते हैं कि रेखा छिद्र का स्पष्ट प्रतिबिंब दूरदर्शन के क्रॉस तार पर बने। तत्पश्चात प्रिज्म मंच को स्प्रिट लेवल की सहायता से क्षैतिज कर लिया जाता है। यहाँ मैंने जो फिगर बताया है, इस फिगर के अंदर ये वाला जो पार्ट है, ये फिगर है, ये किसको, स्पेक्ट्रोमीटर को बताता है। तो यहाँ ये सी कोलिमेटर को रिप्रेजेंट कर रहा है, जहाँ ये एस क्या है, प्रकाश का स्रोत है। ये पी किसको रिप्रेजेंट करता है, प्रिज्म टेबल को रिप्रेजेंट कर रहा है। और यहाँ ये जो टी है, ये टी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, टेलीस्कोप की पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है। तो इस प्रकार से यहाँ जो स्पेक्ट्रोमीटर, इस स्पेक्ट्रोमीटर के अंदर मेजरमेंट के लिए, एंगल के मेजरमेंट के लिए एक मैन स्केल के साथ साथ और 2 वर्नियर स्केल भी होते हैं, जिनके बीच में 180 डिग्री का डिफरेंस होता है, जिसको वर्नियर V1 कह देते हैं, वर्नियर V2 कह दिया जाता है। इस तरह से उसको अलग अलग उसमें वो कर देते हैं। तो यहाँ उपरोक्त स्पेक्ट्रोमीटर के लिए सामान्य प्रक्रियाओं के पश्चात ग्रेटिंग को प्रिज्म मंच पर ऊर्ध्वाधर सम्मित रखते हैं। यहाँ ये जो पॉइंट P है, इस पॉइंट P पर, और यहाँ ये रख दिया जाता है, ये जो P है इस पर, और ऊर्ध्वाधर सम्मित रख देते हैं और लंबवत आपतन के लिए समंजित करते हैं। अब लंबवत आपतन के लिए क्या करते हैं कि थोड़ा से इस व्यवस्था करनी पड़ती है स्पेक्ट्रोमीटर के अंदर। तो यहाँ उसके लिए मैंने फिगर, ये दूसरा फिगर है, ये बनाया है, बताया है इसके अंदर। अब यहाँ कैसे करते हैं, इसको ध्यान से वो करेंगे, देखते हैं। इसके लिए सर्वप्रथम दूरदर्शक को समांतरित्र की सीध में रखकर वह रेखा छिद्र का सीधा प्रतिबिंब क्रॉस तार पर समंजित किया जाता है। करके वृत्ताकार पैमाने पर पाठ्यांक ले लेते हैं। जो मैंने बताया कि इस पर वृत्ताकार पैमाना होता है, तो उसके ऊपर पाठ्यांक ले लिया जाता है। अब प्रिज्म मंच को स्थिर रखते हुए दूरदर्शक को ठीक 90 डिग्री से घुमा देते हैं। 90 डिग्री से घुमा देते हैं, जैसे इस फिगर के अंदर, यहाँ इस फिगर के अंदर देखिए, ये दूरदर्शक है। इस दूरदर्शक को 90 डिग्री से घुमा करके कहाँ ले आते हैं, इधर ले आते हैं। लाने के पश्चात यहाँ ये जो P पर जो बनी हुई प्रिज्म टेबल है, इस प्रिज्म टेबल पर क्या रखा था, यहाँ ये ग्रेटिंग रखी रहती है। इस ग्रेटिंग को धीरे धीरे इस तरह से घुमाया जाता है कि जब जस्ट सीध वाली स्थिति का बनने वाला प्रतिबिंब अब यहाँ इस 90 डिग्री पर विद्यमान टेलीस्कोप के अंदर उसी क्रॉस वायर पर बन जाए। तो ऐसी स्थिति के अंदर क्या होगा, तो अब क्रॉस तार पर आ जाए। इस स्थिति में मंच को धीरे धीरे इतना घुमाते हैं कि रेखा छिद्र का ग्रेटिंग के तल से परावर्तित प्रतिबिंब दूरदर्शक के क्रॉस तार पर आ जाए। इस स्थिति में आपतित किरणें ग्रेटिंग तल से 45 डिग्री कोण बनाती हैं, जैसे मैंने उस फिगर के अंदर बता दिया है। अब दूरदर्शक को स्थिर रखते हुए प्रिज्म मंच को 45 डिग्री या 135 डिग्री से घुमा देते हैं। जैसे मैंने बताया डिफरेंस 180 डिग्री रहता है। तो उसको जो प्रिज्म टेबल जिस पोजीशन पे आया था वह उस पोजीशन से, और उसको कितना
45 डिग्री से उसको घुमा देते हैं। इस स्थिति में ग्रेटिंग तल आपाती किरणों के लंबवत होगा। अब इसको ऊपर, ग्रेटिंग के ऊपर जो गिरने वाली प्रकाश किरणें होंगी वे कैसे अभिलंबवत आपतित होंगी, क्योंकि अभिलंबवत आपतन के लिए हमारा जो फॉर्मूला है, जो ग्रेटिंग इक्वेशन है, वो लागू होता है, अर्थात लैम्बडा इक्वल टू ई प्लस बी साइन थीटा अपॉन एन। तो दूरदर्शक को पुनः समांतरित के सम्मुख लाते हैं और दाएं या बाएं घुमाकर प्रथम क्रम के स्पेक्ट्रम को देखते हैं। इच्छित वर्ण क्रम की रेखा को क्रॉस तार पर लाकर वृत्ताकार स्केलों व वर्नियरों के पाठ्यांक नोट कर लेते हैं। अब दूरदर्शक को शून्य क्रम के उच्चिष्ट समानांतरित की सीध से दूसरी ओर घुमाकर पुनः प्रथम क्रम की उसी स्पेक्ट्रमी रेखा पर क्रॉस तार लाकर वृत्ताकार स्केल वर्नियरों के पाठ्यांक ले लेते हैं। इन दो दूरदर्शकों की कोणीय स्थितियों के पाठ्यांकों का अंतर प्रेक्षित स्पेक्ट्रमी रेखा के लिए विवर्तन कोण थीटा का दुगना होता है, अर्थात 2 थीटा का मान आता है। दोनों जो स्थितियों का अंतर होता है वो, इससे थीटा का मान ज्ञात कर तथा E प्लस बी व एन के मानों का उपयोग कर ग्रेटिंग समीकरण से उस रेखा की तरंग दैर्घ्य लैम्ब्डा की गणना कर लेते हैं। उपयुक्त विधि द्वितीय क्रम के स्पेक्ट्रम में भी प्रयुक्त की जा सकती है, परंतु द्वितीय क्रम का जो स्पेक्ट्रम है वो प्रथम क्रम के स्पेक्ट्रम की अपेक्षा कम स्पष्ट बनता है, अर्थात उसकी जो इंटेंसिटी होती है प्रथम वर्णक्रम के तुलना के अंदर तीव्रता उसकी कम होती है। परंतु फिर भी हमें दूसरे कोटि के जो दूसरे क्रम का जो स्पेक्ट्रम होता है उसके लिए भी इस विधि को दोहराना चाहिए, और उसके पश्चात दोनों से जब उसका मान निकलता है लैम्ब्डा का, तो उसका औसत मान निकाल करके हम कह सकते हैं कि दिए गए स्रोत के लिए, इस वर्ण के लिए और इसका जो तरंग दैर्घ्य है वो इतना सेंटीमीटर या इतना मीटर होता है। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।